And I will request Foundation Prasad, President MEA CHU New Delhi, sir, please address the House. Comrade President Sri Bharti ji, Chief Guest CGM Sri V. Kulkarni ji, Comrade D. Jogi ji, President SCB Headquarters, Comrade A. Sebastian, General Secretary SNA, नया नामकरण जो अर्जुन जी का किया है त्रिमूर्ति, कॉमरेड अर्जुन जी, DGMs श्री शावलिया जी, श्री सुजीत कुमार जी, टू माय ऑफिस बेयर्स, कॉमरेड मथेयस and वीरेंद्र सिंह जी, and comrades those who are present in this house, and comrades अर्जुन जी जो एमजीएल के बीएसओ के सर्कल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र सर्कल के सेक्रेटरी हैं, हम लोगों के रिश्ते कहिए तो महाराष्ट्र सर्कल से बहुत पुराने हैं। महाराष्ट्र सर्कल में बहुत पहले एक सर्कल सेक्रेटरी हुआ करते थे कॉमरेड पीजी जोशी। एक समय था जब CC-40 लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय महाराष्ट्र सर्कल और यंग टेनल दोनों काफी क्लोज हो आए थे। तब से अब दूरियां काफी क्लोज हो चुकी हैं, जो कहा जाए कि किसी के तोड़ने से भी कभी नहीं टूटी। जब भी कभी कोई प्रोग्राम यमटेल में होता है या BSNL में होता है, हम लोग मिल करके उसको फाइट करते हैं। अर्जुन जी की कभी कभी शिकायत होती है कि एक दो बार मैं उनकी मीटिंग में नहीं आ पाया। मैं तो सोचता था शायद भूल गए होंगे, लेकिन उनका प्यार इतना ज्यादा है मेरे साथ कि उनको याद है कि आपने 2 मीटिंग मेरी अटेंड नहीं किया है, इस बार आपको जरूर आना है। तो कॉमरेड, पिछले महीने में हमारी एक मीटिंग हुई थी CWC, जिसमें जोगी साहब SNEA के हेडक्वार्टर्स के प्रेसिडेंट और हमारे अर्जुन जी दोनों लोग प्रेजेंट थे, जो हीरानंदानी में मीटिंग हुई थी। वहां पर आने के बाद इन्होंने मेरा हाल भी देखा था और उन्होंने कहा था कि मीटिंग मैं यही लूंगा। मैं काफी खुश था कि इस बार इनका सर्कल कॉन्फ्रेंस मुंबई में होगा, तो हम लोगों को काफी बड़ी संख्या में आके अटेंड करने का मौका मिलेगा। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इनका कॉन्फ्रेंस जो है गोवा में है। दोनों गोवा मेरे लिए सेकेंड टाइम के मीटिंग, एक बार और मैं यहाँ मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ। अर्जुन जी और कॉमरेड जोगी जी, हमारे CWC मीटिंग जो मुंबई में हुई थी, वहां पे उन्होंने एक पास करके कहिए या हमारे CWC में पास किया गया था कि फ्यूचर में चल करके यंगटेल BSNL के मर्जर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा दोनों मर्जर के लिए हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी इसको मर्जर कराएंगे। कॉमरेड, मर्जर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दोनों कंपनी, जैसे अर्जुन जी ने बताया कि उसका एक लेग मुंबई में जोड़ा जाता है, दूसरा लेग किसी महाराष्ट्र के कर्नल में जोड़ा जाता है। दोनों कंपनी दो होने की वजह से रेवेन्यू शेयरिंग का प्रॉब्लम आता है और बहुत दिनों तक वो लाइन, वो सर्किट थ्रो नहीं हो पाती है। आफ्टर लास्ट किसका होता है? जो भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, आपने देखा होगा कि ऑल ओवर इंडिया में सिंगल पार्टी है, उनको ये कंपनी, ये देखा होगा मुंबई में मैक्सिमम कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, उनके तमाम ऑफिसेस सर्कलों में हुआ करती, छोटे छोटे कस्बों में हुआ करती थी, थोड़े थोड़े डिस्ट्रिक्ट में हुआ करती है। तो एक कंपनी से वो लाइन लेते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, मुंबई दिल्ली अलग है और BSNL अलग है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी रही है, ये डिवाइड करके यमटेल मुंबई कहिए यमटेल कहिए या BSNL कहिए, दोनों कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस किया गया है। और जिसका लास्ट का रिजल्ट है कि धीरे धीरे कंपनी, दोनों कंपनी अपने लास्ट की तरफ बढ़ रही है। देख सकते आज के डेट में मुंबई यमटेल काफी लास्ट में है, BSNL धीरे धीरे लास्ट की तरफ बढ़ रहा है। आज यमटेल की कंडीशन ये है कि लास्ट डेट आता है तो उस दिन मालूम पड़ता है कि पेमेंट मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है। एक प्रॉब्लम है BSNL में शायद नहीं है। बहुत दिनों की लड़ाई के बाद ये सच है कि
कॉमरेड जोगी साहब की तरह हमारे एमपीएनएल में कोई बड़ा लीडर नहीं है। जो पेंशन इशू इन्होंने 30 इयर्स बिफोर बीएसएनएल ऑब्जेक्शन के पहले इन्होंने फाइट करके ले लिया था। आज जस्ट लास्ट मंथ में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने एमपीएल के लिए पेंशन पास किया है। मैं अक्सर पूछा करता था, कभी-कभी जोगी साहब से भी पूछा करता था, अपने लीडरों से भी पूछा करता था कि 2 भाग करके गवर्नमेंट का पर्पस क्या सॉल्व हुआ, वो तो पता नहीं है। लेकिन एक कंपनी को एक करने के लिए भी हम साथ में आते हैं तो शायद दोनों एमपीएल और बीएसएनएल के फायदे के लिए होगा और दोनों तरह के काम ज्यादातर आसान हो जाएंगे। कौन जैसे मैं बताता हूं, प्रोग्राम होता है, हम भी भाग लेते हैं, अर्जुन जी भाग लेते हैं, लेकिन एक तो होता है कि एमपीएल के बीएसएनएल से कहा जाता है, आगे अनाउंस हो रहा है कि मैं सीएचको एमपीएल सीएचको प्रेसिडेंट हूं, ये बीएसएनएल के प्रेसिडेंट है या सर्कल सेक्रेटरी। कामन सारी चीजें हैं, एक अलगाव पैदा किया जाता है। कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट का जो अलगाव होता है, डीओडी का जो 2 भाग किया गया, उसे किसी भी न एम्प्लॉइज का फायदा हुआ, न गवर्नमेंट का फायदा हुआ, न पब्लिक का फायदा हुआ। बीच में एक कंडीशन आ गई थी कि जो जंक्शन है, सर्किट्स हैं, हम प्राइवेट ऑपरेटरों से भी लेना शुरू कर दिए थे। नो डाउट लास्ट मंथ में डायरेक्टर एचआर ने हमारी मीटिंग में बात किया और कहा कि हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें टेक्निकल मर्जर एमपीएल बीएसएनएल तो हो चुका है और हम एक दूसरे की सर्किट को लेना शुरू करेंगे। प्राइवेट की जो भी सर्किट्स हमारे पास है, जो भी जंक्शन हमारे पास है, वो हम सरेंडर करके एमपीएल बीएसएनएल का लेगा और बीएसएनएल कर देगा। देर से ही सही, कम से कम धीरे-धीरे स्लो इसका एक शुरुआत तो हो चुकी है मर्जर की। जब तक फुल प्लेन मर्जर नहीं होगा तब तक ये कंपनी का फायदा होना बहुत ही एक तरह से नुकसान है। दूसरा एम्प्लॉइज का नुकसान जो खास करके एमपीएल का होता है, जैसे मैं बता रहा हूं अभी आपका 78.4% हो गया, अभी तक 9.4% हमारा बाकी है, सिर्फ नहीं पूरा हुआ। 78.4% अभी तक हमको मिला नहीं है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लड़ाई लड़ने का मतलब बार-बार हमारा डिपार्टमेंट यही कहता है कि अभी तक कंपनी घाटे में चल रही है, महीने के आखिरी दिन में हमको पेंशन मिलेगा, पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लास्ट 2007 के पहले जो एम्प्लॉई रिटायर हो गए हैं, उनका पेंशन जो बढ़ के हुआ था पेमेंट में मिलना शुरू हो गया, लेकिन एरियस अभी तक उनके मिले नहीं है। तो कंपनी कंडीशन जो कंपनी की धीरे-धीरे खराब होती जा रही है, इसको इंप्रूव करने के लिए चाहे एमपीएल हो या बीएसएनएल हो, दोनों के मर्जर होने बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग अपने लेवल पे जो एम्प्लॉइज हैं, जो यूनियंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, उनको मिला करके चलना बहुत ही जरूरी है। हमारे यहाँ एमपीएल में प्रॉब्लम है, सारे यूनियन एसोसिएशन एक हो जाती है। जैसे मैं बताया कि आप लोग पेंशन लेकर के बीएसएनएल में ऑब्जर्व किए हुए, क्योंकि वहां पे ग्रुप एबीसी जो भी एम्प्लॉइज थे साथ में मिलकर के उन्होंने फाइट किया। हमारे यहाँ कंडीशन ये नहीं थी कि ग्रुप सीएनडी के लोग थे, नवंबर 98 में ही वो ऑब्जर्व हो चुके, तो वो इफेक्ट रहा कि हमारे साथ मिलकर फाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। अब कुछ लोग कुछ वैसे भी इंटरेस्ट रहे हैं, जैसे कुछ यूनियंस हैं जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, आज ये जब कॉमन इशू लेके आगे आते हैं तो हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं होते, उन्हें हमारे से फाइट कर ले। आज पेंशन इशू जो हमारा सेटल हो रहा है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने उसको पास कर दिया है, उसको भी बोर्ड की मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग में जाने को बाकी है, उसके बाद वो गैजेट नोटिफिकेशन के लिए जाएगा। सारे यूनियन एसोसिएशन ने सिग्नेचर कर दिया है, क्योंकि वो कंडीशन थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कि जब सारे यूनियन एसोसिएशन सिग्नेचर कर लेंगे उसके बाद लेके आओ। अभी आज प्रॉब्लम आ गई है कि एक यूनियन है अभी तक साइन नहीं किया है, उसकी प्रॉब्लम अलग है। उसमें कंडीशन बहुत सिंपल दिया है कि 2017 में जो पे कमीशन आएगा उसमें पे पैरिटी जो एमपीएल और बीएसएनएल का होगा उसको एक तरह से एक मान के चलना है, जो भी पेमेंट होगा दोनों का एक होगा। कॉमरेड में जानना था, जस्ट थोड़ी देर पहले मैं अशोक जी को कह रहा था मॉर्निंग सेशन में कि देखो ये बीएसएनएल को आप देखो कि ये बीएसएनएल के एम्प्लॉइज जो है एमपीएल के बराबर पेंशन लेगा कि एमपीएल के एम्प्लॉइज बीएसएनएल के बराबर पेंशन लेगा, क्योंकि आपकी पे हाइक होनी चाहिए, एमपीएल पे हाइक नहीं होनी चाहिए। पैरिटी का मतलब नहीं है कि एमपीएल की पेंशन कम हो, बीएसएनएल की पेंशन स्केल कम हो, उनकी स्केल वैसी ही बनी है। तो हम आपके साथ हैं, जब बीएसएनएल के लोग जब पे पैरिटी को खत्म करने की बात आएगी, एमपीएल बीएसएनएल को एक मर्जर करने की बात आएगी, एक इक्वल करने की बात आएगी 2017 की पे रिवीजन के समय, तो हम आपके साथ बीएसएनएल के साथ रहेंगे कि आप लोग हमारी पे स्केल को डिमांड करिए, हम आपके साथ फाइट करेंगे, आपको भी पे स्केल हमारे की तरह ही मिलनी चाहिए। तो कब ये सब चीजें हैं। इसके अलावा कुछ इशू जैसे लोकल इशू होते हैं, 2 मेजर इशू आते हैं मुंबई में, मैं बता रहा हूं, बार-बार मैं इनका हेल्प लेता हूं कामरेड अशोक जी का, चलो उसी बहाने हमारी उनकी बात होती रहती है, वो एक अलग मैटर है। अक्टूबर 2000 के पहले जो भी सर्विस कनेक्शन के बिल पेंडिंग है, क्या करता है जब इस महीने की कोई बिल आती है तो वो बिल भी ऐड करके महाराष्ट्र सर्कल बिल भेज देता है।
बिल भेजने के बाद बोल देते कि तो अनफिट में पड़ा हुआ है, आपकी लाइन चली हुई होगी, तो ये काफी डिले हो जाता है उसको सेटल करने में। इस तरह से काफी डिले होने के बाद बहुत सारी लाइनें बंद होती हैं, महीनों बंद रहती हैं। जैसे मैं कल 2 दिन पहले अर्जुन जी को बात किया कि एक लाइन है कल्याण की जो लास्ट 40 डेज से बंद है, उस बिल्डिंग की सारी लाइन चल रही है। हमारा ऑफिस बेयर है, इन्होंने कहा कि चलो मैं वहां के लोग को बोल दिया, वहां के ऑफिस बेयर जो आने वाले मीटिंग में कि वो लाइन चालू होगी तभी आना मीटिंग में, नहीं तो मत आना। तो मुझे भरोसा होगा कि जरूर ऐसा हो जाएगा, लेकिन नो डाउट लाइन चालू होगी। इनकमिंग कॉल आने लगा, जब आउटबाउंड गोइंग कॉल करने गया तो उसमें अनाउंसमेंट आने लगा कि आपकी बिल पेंडिंग है, उसको भर दो। लास्ट 40 डेज से आउट लाइन बंद है, जब लाइन चालू होती है तो अनाउंसमेंट इस तरह से टेप आता है कि पहले लाइन इतना बिल आपका पेंडिंग है, उसको भरिए। तो कल ये प्रॉब्लम तो कम से कम एक खत्म होना चाहिए। दूसरा जो है कि तमाम बीएसएनएल क्वार्टर्स खाली पड़े हुए हैं, हमारे एप्लीकेशन चाहते हैं, कभी-कभी जो बहुत जरूरी केसेस होती हैं तो मैं अर्जुन जी को बोल करके क्वार्टर अलॉट करा देता हूं। बहुत सारे क्वार्टर्स इन्होंने अलॉट करके दिया है, अभी भी बहुत सारे एप्लीकेशन पेंडिंग है। देखिए जब क्वार्टर अलॉट कर दोगे, यदि एक ऑफिसर है या एसटी कैडर में है, उसको क्वार्टर अलॉट का नियरली 12,000 रुपीस पर मंथ पर एम्प्लॉय आपको रेंट मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि आज तो काउंटर पे भरने के लिए आपका ऑर्डर आता है कि आपका सर्विस डिडक्शन नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट जो जिसको क्वार्टर अलॉट होता है वो जा करके काउंटर पे भर के पैसा आता है। इसके लिए क्यों डिले किया जाता है? तो कमेंट ये सारी चीजें जो हैं, जो लोकल छोटे-छोटे इश्यूज हैं, बार-बार हमको अर्जुन जी को बोलना पड़ता है कि सिस्टम को इस तरह से बना लो कि यदि रिक्वेस्ट किसी के आए हैं, किसी क्वार्टर खाली पड़ा हुआ तो उसको अलॉट करो। उसके लिए तमाम फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत कुछ नहीं पड़ती है। यदि मुझे भी अर्जुन जी को बोलना ना पड़े, अर्जुन जी मुझे भी बोलना शुरू करें, लेकिन ये सब चीजें हो नहीं पाती हैं। बार-बार लाइनें बंद होती हैं। लाइन बंद करना या बिल पेमेंट करना या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एम्प्लॉइज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो भी जितने भी बिल आती हैं कंसर्न डिपार्टमेंट का जो अकाउंट ऑफिसर होता है टोटल बिल का चेक बना करके भेज देता है। इंडिविजुअल चेक नहीं बनते हैं, तो इंडिविजुअल लाइन क्यों बनती जाती है? तो सारे बिल को एक टोटल बना करके डिपार्टमेंट को भेज दो, जब बीएसएल को भेज दे, बीएसएल एमपीएल को भेज दे। इसके लिए मैं एक बार लेटर भी लिखा था सीनियर महाराष्ट्र को, उनका रिप्लाई भी आया था कि हमने कोई लाइन बंद करने के लिए ऑर्डर दिया ही नहीं है, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कोई भी लाइन नहीं बंद किया जाए, फिर भी लाइन बंद कर दी जाती है। इसमें ब्राउन अकाउंट ऑफिसर का आता है। एक बार अर्जुन जी ने बताया कि कोई डीजे फाइनेंस थे बीएसएनएल के जो हमारी एरिया में रहते थे, उनकी लाइन हमारे एमपी ने बंद कर दिया नॉन पेमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि 400 लोगों की लाइन बंद कर दी। तो वो लाइन बंद करने से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। मिनिमम 500-600 रुपीस तो हर एम्प्लॉइज भरता है। यदि लाइन बंद कर दो तो फायदा किसका है? ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये तो पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। तो कम से कम फ्यूचर में केयर करें कि ऐसी नौबत ना आए। और हमारे बहुत सारे अभी तक स्पीकर बैठे हैं जिनको आप सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि मानी जी बोल रहे थे कि ज्यादा हम लोग आप लोग को यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, पकाना नहीं है, तो मैं पकाना भी नहीं चाहता हूँ। एक चीज बता रहा हूँ कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है रेवेन्यू शेयरिंग का। एक हमारा एसडी आपके जुहू के सीजीएम ऑफिस में पोस्टिंग किया गया है, एसआर यादव, उसको बिजनेस कोऑर्डिनेटर करके बनाया गया है। एमटीएल और बीएसएनएल के बिजनेस की बातें, जो भी प्रॉब्लम सर्किट की प्रॉब्लम है या कहीं से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ये चेक करने के लिए देखने के लिए एसडी की पोस्टिंग हुई है। ऐसा चाहे तो बीएसएनएल भी कर दे एमटीएल के ऑफिस में, थोड़ा चेक होता रहेगा कि कहाँ का पेमेंट आना बाकी है और कितना आना बाकी है, तो इसके लिए परसू होता रहेगा, तो एक तरह से बिजनेस होगा। लेकिन इसके सारी चीजों के बावजूद मैं जोगी साहब से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑल इंडिया बेसिस पे एमटीएल के नाम के हवा एमटीएल मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एमटीएल बीएसएनएल को मर्जर के लिए जो भी कोशिश, जो भी स्ट्राइक, जो भी प्रोग्राम करना होगा, हम आपके साथ हैं, आपके साथ मिलकर के प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू।